साहब, जहां तक इस ड्रोन की बात है, देखिए किसी भी युद्ध में जब युद्ध के पहले तैयारियां होती हैं तो दुश्मन की खोज खबर टोह की ली जाती है। तो वह टोह समुंदर के ऊपर लेने के लिए ड्रोन एक बहुत बेहतरीन जरिया है। दुनिया के सारे देश ही किसी तरह के ड्रोन का, किसी तरह के यूएवी का, या कई बार एक फाइटर एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च करके इस तरह की टोह लेते हैं। उद्देश्य ये है कि दुश्मन का पानी का जहाज कहाँ पर है, एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ पर है, दुश्मन के जो बाकी इस कैरियर टास्क ग्रुप में जो बाकी फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स हैं, वो कहाँ पर हैं। तो ये एक आम तरीका होता है युद्ध के पहले, या जब भी युद्ध का आशंका हो उसके पहले दुश्मन की लोकेशन और दुश्मन की टैक्टिक्स, क्योंकि दुश्मन मैनोवर कर रहा है समुद्र में, उसकी भांप लेने का। ये एक आक्रामक होस्टाइल युद्ध शुरू करने की शुरुआत नहीं है, क्योंकि टोही ड्रोन में कोई वॉरहेड नहीं होता है। टोही ड्रोन में कोई हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड नहीं होता। टोही ड्रोन में बस एक समझिए सर्विलेंस कैमरा होगा, रिसीवर होगा, ट्रांसमीटर होगा, और वो जो जो चीजें देख रहा है अपने दाएं बाएं, अपने नीचे, अपने सामने, उसको एक लाइव लिंक से वो ईरान में अपने कमांड सेंटर में भेज रहा है। अमेरिका ने इसको शूट डाउन किया, वो भी F-35 से। ये थोड़ा टेक्टिकली चैलेंजिंग सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि आमतौर पे एक ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए अमेरिका के पास काफी सारे सिस्टम्स हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, वल्कन गन है, फेलिंग्स सिस्टम है। अमेरिका के पास जमीन से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइलें हैं, छोटी रेंज वाली, मीडियम रेंज वाली, लंबी रेंज वाली। उसका इस्तेमाल करके एक F-35 का इस्तेमाल किया, ये तो कुछ ऐसा बात हो गया कि जहां ताकत का 1 किलो प्रदर्शन। के हथौड़े से ताकत का प्रदर्शन नहीं। वैभव, मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि उनके कमांड एंड कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग चेन में भी गैप है। ताकत क्या, F-35 की ताकत सभी जानते हैं, खासतौर से ईरान जानता ही है, क्योंकि ईरान के खिलाफ F-35 का इस्तेमाल तो हमेशा से ही होता रहा है। एक सिस्टम होता है चेन, जिसके थ्रू अगर दुश्मन का ड्रोन आता है तो आप असाइन करते हो टारगेट को। जो कमांडर है वो असाइन करता है कि इसको कौन एंगेज करेगा, किस हथियार से एंगेज करेगा। मैं इसका टेक्निकल सिग्निफिकेंस बताता हूं। अगर दुश्मन इस तरह से बड़ी तादाद में ड्रोन लॉन्च करता है, ईरान, इसका मतलब अगर समझिए एक साथ 50 या 100 ड्रोन लॉन्च करता है, तो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या 12 या 24 F-35 है, सबको स्क्रैम्बल कर दिया जाएगा। ये कुछ ऐसी ही बात हो गई जैसे कि जहां 1 किलो के हैमर से काम हो जाए, आप वहां 10 किलो का हथौड़ा भेज रहे हैं। तो ये नॉन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की श्रेणी में आ जाएगा। अ, दूसरी बात यह है कि अभी जो बात होने जा रही है ओमान में, अ, अमेरिका बहुत उत्सुकता दिखा रहा है, इसीलिए अमेरिका फिलहाल कोई एग्रेसिव कदम नहीं लेगा। जब तक ओमान में बातचीत जो है शुरू होकर फेल ना हो जाए, तब तक अमेरिका आप कोई ऐसा क्यों हमला कह रहे हैं नहीं। सर कि फेल ना हो जाए? हाँ, अमेरिका, जाहिर बात है, ईरान को भी इसी चीज की आशंका है कि बातचीत जब ओमान में होगी तो ईरान के विदेश मंत्री ने बता ही दिया कि हमें बराबर का दर्जा दो, तभी हम बात करेंगे। अमेरिका की हमेशा आदत रही है कि जब वो बातचीत करता है तो अपने को बड़े भैया और दूसरे पक्ष को छोटा भैया मानता है। वो कहते हैं ना, कनपटी पे बंदूक पकड़कर फिर बात करवाना। अगर, जिसके की चांस ज्यादा ही हैं, अगर ये बातचीत सही दिशा में ना जाए अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, तो फिर अमेरिका हमले कर सकता है। हमने पिछले साल भी देखा। पिछले साल का जो जून का हमला हुआ था, उसके थोड़े दिन पहले ही बातचीत हो रहा था, अमेरिका सारी इशारा दे रहा था कि शायद बातचीत सफल दिशा में जा रही है, और उसके बीच में अचानक ईरान के आसमान में अ, इजरायली एयरफोर्स और देवनाथ सर, अमेरिकन बॉम्बर। मैं कई सारे विदेश मामलों के जानकारों को सुन रहा था, उनका कहना था कि अमेरिका की ये भी एक रणनीति होती है। वो सबके सामने दिखाता है या सामने वाले को ही दिखाता है कि देखो मैं बातचीत करना चाहता हूं, पर्दे के पीछे उसकी रणनीतियां बन रही होती हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका अभी टाइम ले रहा हो, वो समय ले रहा हो अपनी रणनीति बनाने में और बातचीत का ढोंग रच रहा हो? हाँ वैभव, अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दिक्कत अभी है कि वो ये युद्ध क्यों कर रहा है। वो
उनके सामने साफ नहीं है। देखिए 14, 15, 16 जनवरी तक अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि युद्ध लड़ेगा अमेरिका, यानी आसमान से बम गिराएगा अमेरिका और इजराइल मिलकर। तो फिर ईरान के अंदर जो अंदरूनी रस्साकशी चल रही थी, लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पे थे, आग लगा रहे थे, गाड़ियों को आग लगा रहे थे, सरकारी प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा शायद सीआईए और मोसाद ने भी थोड़ी गलत इनपुट दे दी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि बस अब ये राष्ट्रपति पेजेशकिन के घर में घुसने वाले हैं और आयतुल्ला खुमानी के पैलेस में घुसने वाले हैं, और जैसे घुस जाएंगे तो जैसे बांग्लादेश में हुआ, कई दूसरे देशों में हुआ, आयतुल्ला खुमानी देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे, रशिया भाग जाएंगे। वो हुआ नहीं। जब सत्ता पलट नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो फिर अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान पर 100 या 200 बॉम्ब गिरा के वो हासिल क्या करेगा। देखिए पिछले बार तो 12 दिन तक जंग चली, 12 दिन तक इजराइल की एयरफोर्स ने बॉम्ब्स गिराए, कोई फायदा नहीं हुआ। नुकसान जमीन, ठीक है, यहाँ बड़ा गड्ढा हो गया, वहां बड़ा गड्ढा हो गया, यहाँ एक आध मिसाइल के लॉन्चर खराब हो, डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन कैटास्ट्रोफिक यानी ईरान खत्म हो गया, ईरान हार गया, ईरान ने दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस बार अमेरिका खुद ही क्लियर नहीं है कि वो चाहता क्या है। अंग्रेजी में हम बोलते हैं एम क्या है, उसका मकसद क्या है। अब अमेरिका का मकसद क्लियर नहीं है, इसीलिए वो हमला नहीं कर रहे। ईरान बहुत बड़ा देश है बाय द वे, बहुत ही बड़ा, जितना बड़ा उत्तर भारत है उतना बड़ा है। और ईरान पर आप 200 बॉम्ब गिरा दीजिए, 400 बॉम्ब गिरा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ईरान हारने वाला नहीं। नुकसान, बेतहाशा नुकसान हो सकता है जमीन पर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, लेकिन ठीक है, आयतुल्ला खमानी जहां पर हैं वहां पर हैं। अगर खोमानी को कुछ हो जाता है तो उनकी पूरी नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, पूरी चेन तैयार है वहां पर। अमेरिका सोच रहा था शुरुआती दौर में कि शायद वेनेजुएला में जैसे उन्होंने एक कमांडो रेड किया, डेल्टा फोर्स चली गई, रैम्बो एक्शन किया और मदुरई को हाईजैक करके ले गए, वह तरकीब ईरान में काम नहीं आएगी। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि वेनेजुएला में उनकी वाइस प्रेसिडेंट, उनके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स जो हैं पहले से ही खरीद लिए गए थे। बिल्कुल उन्होंने सर। और पहले से ही अमेरिका को हम कह दिया लगातार था इस कि बारे में बात भी कर रहे हैं कि ईरान को वेनेजुएला नहीं समझा जाना चाहिए। देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगा, दहिया जी के पास चलते हैं। दहिया जी, 6 फरवरी को जो बैठक होने वाली है, उस बैठक को लेकर आपको कितनी संभावना नजर आ रही है, सफलता या असफलता की? वैभव जी देखिए, पहली बात तो ये कह पाना मुश्किल है कि कितनी सफल होगी कितनी असफल होगी। हम तो सिर्फ आकलन लगा सकते हैं। जो मेरा आकलन है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी सब्सटैंशियल बात होने वाली है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, यूएस इज ट्राइंग टू बाय टाइम, कि वो अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और जहां तक बात ये रहती है कि जंग होगी या नहीं होगी, उसमें भी दो पर्सपेक्टिव है, मैं दोनों आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर यूएस ईरान पे इस टाइम पे अटैक कर देता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ हो सकती हैं। कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बहुत सारे ये ड्रोन्स हैं जो वो इसराइल पे और यूएस के आसपास के बेसिस पे छोड़ सकता है। और यूएस के जो उस एरिया में अलाइज भी हैं, जिसे हम ईस्ट एशिया कहते हैं, सॉरी वेस्ट एशिया कहते हैं, और यूएस उसे मिडिल ईस्ट कहता है, तो उन पे बहुत ही नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। और साथ ही साथ जो उनके वहां पे जितने भी एलाइड नेशंस हैं यूएस के, उधर भी एक टर्मोइल शुरू हो सकता है। पहली बात ये, अगर यूएस इस समय पे युद्ध नहीं करता है, तो इजराइल और उनके जो आसपास के बाकी अलाइज हैं, उनका ये मानना है मेरी समझ में कि इसके बाद ईरान और ज्यादा पावरफुल होके निकलेगा। क्योंकि देखिए, आपने इतनी टर्मोइल वाली सिचुएशन वहां पे डोमेस्टिकली कर दी, आपने इतने सैंक्शंस लगा दिए, उनको इकोनॉमिकली वीक कर दिया, आपने कुछ दिन पहले उन पे अटैक भी किया, सारा सब कुछ, आपने एक सिविल वॉर की सिचुएशन भी क्रिएट करी। और फिर भी अगर आप ईरानियन रिजीम को, जो मुल्ला रिजीम जिसे पॉपुलर उसमें कहा जाता है, अगर आप उसको अभी भी नहीं गिरा पाए, तो वो और स्ट्रांग होगी। वो अपना आर्म्स एंड एम्यूनेशन का और ज्यादा स्टॉक पाइलिंग करेंगे। और इसके बाद
इस रेजिम को गिरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यूएस की अटैक करने की या फिर कोई इंटरनल टर्मोइल करने की, तो यूएस और इसराइल के पास ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बट हाँ, अगर वो सही से नहीं किया गया तो वो बैकफायर भी कर सकती है। तो इसराइल के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा जब पहले इसराइल ने ईरान पे अटैक किया तो आयरन डोम बहुत ज्यादा काम नहीं आया। बहुत सारी जो मिसाइल्स थी, बहुत सारे जो ड्रोन्स थे ईरान के, वो आयरन डोम को भी साध पाए थे और कई जगह जाके वो गिरे थे। यहां तक कि जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं इसराइल की, उनके हेडक्वार्टर्स पे भी मिसाइल अटैक हो गया था। तो ये उनके लिए भी बड़े खतरे की घंटी है कि अगर ईरान के पास जो करीब कहते हैं कि 2000 से 3000 इस तरीके की मिसाइल्स हैं, तो वो पूरे मिडल ईस्ट में हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं उससे। बिल्कुल दहिया जी, अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम सिरोही सर के पास आएंगे, उसके बाद फिर मेजर साहब के पास चलेंगे। और अगला जो सवाल होने वाला है वो मेजर साहब की बातों से ही निकला है कि ईरान के पास क्या कोई ऐसा हथियार है जिससे वो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए, और उसी हथियार की वजह से ही वो इतनी ज्यादा आत्मविश्वास में इस वक्त दिख रहा है। सिरोही सर, आपको क्या लगता है, ईरान के पास क्या कुछ खास हथियार हो सकते हैं? देखिए, ईरान के पास जो भी हथियार है वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका एक बहुत पावरफुल स्टेट है, और जो अमेरिका और इजराइल जब मिलके हमला करेंगे तो उस समय मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आप ये सोचिए, अभी देवनाथ साहब बोल रहे थे कि उनका एम क्या है। मैं बताता हूँ उनका एम क्या है, ये मेरा आकलन है, आई मे बी रॉन्ग। उनका एम है, जो मेन एम है उनका, रजीम चेंज एम है, जैसे दहिया साहब बता रहे थे। और वो रजीम चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो पहले आप बमबारी करके उनके जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको बर्बाद करिए, आईआरजीसी को बर्बाद करिए, और फिर जो है इस जब ये सब होगा तो इस उम्मीद में कि प्रो डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं ईरान के अंदर, जिन्होंने 15-20 दिन तक प्रोटेस्ट किया था, वो दोबारा जो है रिवाइव हो जाएगा। और वो प्रोटेस्ट होके एक ऐसी हालत होगी कि रजीम चेंज होगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि हेल्प इज ऑन द वे। तो वो उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो जो करेक्ट टाइमिंग, क्योंकि पूरी लड़ाई में इस जो ईरान और इजराइल अमेरिका की जो होने वाली है उसके टाइमिंग का बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे दैया साहब ने बताया, अगर वो टाइमिंग ठीक नहीं हो तो बैकफायर हो जाए। तो मेरा मानना यह है कि एम उनका है रजीम चेंज करना। क्योंकि जैसे दैया साहब भी कह रहे हो, मैं भी इस बात को पूरा मानता हूं कि अगर अब रजीम चेंज नहीं होगा तो ये चेंज होना और ज्यादा दिन पे दिन मुश्किल होता जाएगा। तो अमेरिका जो है अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, और अमेरिका को पता है कि जब पिछले साल लड़ाई हुई थी उसमें जो आयरन डोम की जो कमियां थी, उन कमियों को तो जो है अमेरिका और इजराइल हर चीज को अपने को पहले पूरा डिफेंसिव लेआउट पूरा तैयार करके, जब पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद ऑल आउट ऑफेंसिव करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें कि जो पोस्चरिंग हो रही है, ये पिछले साल जब लड़ाई हुई थी तब इतनी बड़ी पोस्चरिंग नहीं हुई थी जितनी पोस्चरिंग इस बारी हुई है। और ये जो इतना बेड़ा और इतने लोग जो इकट्ठे किए हैं, ये कोई वापिस जाने के लिए नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या हमें अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को क्या बताएंगे कि जी हम वहां गए थे और वापिस आ गए, फिर गए किस लिए थे? तो ये जो है हमला तो जरूर होगा, वो किस बहाने से हमला होगा, और हमला जब होगा उसमें अय्यतुल्ला खमैनी साहब या तो वहां से मारे जाएंगे या वहां से भाग के रशिया चले जाएंगे। और जैसे ही अय्यतुल्ला खमैनी साहब मरते हैं या रशिया चले जाते हैं, उसके बाद जो लोग अभी डॉर्मेंट पड़े हैं, जो लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, वो प्रो डेमोक्रेसी जो वाले जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो दोबारा रिवाइव होंगे। और फिर जो है पूरा का पूरा जो है इनका रिजीम चेंज हो जाएगा, और फिर उसको वहां पे बिठाया जाएगा जो प्रो अमेरिकन हो। जी। सिरोही सर, मंगलवार वाली घटना को लेकर ही मैं आपसे सवाल करूंगा। जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका हमला करेगा, देवनाथ सर कह रहे थे, मान लीजिए ईरान के पास ऐसे जो 1000 ड्रोन होने का दावा कर रहा है, वो ऐसे 200-300 ड्रोन भी भेजता है जंगी बेड़े के पास अमेरिका के, तो सभी ड्रोन्स को एक साथ मार पाना संभव तो होगा नहीं। एक दो ड्रोन भी अगर वो निशाना नहीं चूके और ठिकाने पर जाके लग गए तो अमेरिका को तो नुकसान हो जाएगा ना। क्या वो अपने नहीं तो होने वाले नुकसान को लेकर वो तैयार है? नहीं, वो बिल्कुल तैयार है। कोई भी देश जब लड़ाई के लिए जाता है तो वो ये सोच के नहीं जाता कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा। जब जो है अमेरिका अफगानिस्तान में आया था, वियतनाम में आया था, इराक में गया था, जहां पे भी अमेरिका लड़ने गया, तो ये सोच के नहीं गया था कि वो जो है नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा, लेकिन नुकसान वो इसलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं, जो इतना टाइम ले रहे हैं वो, और टॉक्स का चाहे वो बहाना हो, क्योंकि पिछली बारी टॉक्स चल रही थी और टॉक्स के दौरान ही उन्होंने हमला कर दिया था।
हो सकता है टॉक्स के बहाने में वो हमला कर दे, कल कर दे या हफ्ते बाद कर दे। हमला तो होगा जरूर, लेकिन मेरा ये मानना है कि ईरान के पास अगर वो हमला करते भी है और उनकी जो है ड्रोन या मिसाइल जो है एक आध अटैक भी कर देती है, तो उसमें कोई नुकसान होगा तो होगा, लड़ाई में तो नुकसान सबका होता है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं, जैसे एक बेसबॉल में कहते हैं कि सारे बेसिस को कवर करना, तो वो अमेरिका और इजराइल अपने सारे जो है बेसिस है उनको कवर कर रहे हैं। और जिस दिन उनको ये लगा कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं और हम जो है कम से कम नुकसान उठा के ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो वो हमला करेंगे जरूर, हमला होगा। कब होगा ये लेकिन क्वेश्चन सिर्फ वेन सिरोही का सर, है। हाँ जी। जब वेनेजुएला में मदुरो को पकड़ा गया था और वहां पर तख्ता पलट हुआ या सरकार बदली, वहां पर दूसरे शासन में बैठे हुए लोग आए, तब ट्रंप ने जिस बात को लेकर अपनी पीठ सबसे ज्यादा थपथपाई थी, उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेशन हमारा जो था उसमें हमारा ना तो कोई सैनिक हताहत हुआ, ना हमें कोई नुकसान हुआ, 100% जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। तो ट्रंप अगर ईरान में जाते हैं तो वो ऐसा तो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान में उन्हें नुकसान भी हो सकता है, जैसा कि हम बातें कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव जी, नुकसान हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ नुकसान, लड़ाई लड़ने जाओगे तो नुकसान होगा। और जब आप लड़ाई करते हो तो आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, वो आपको पता है कि कितना नुकसान होगा और कितना आप नुकसान उठा सकते हैं। अगर आप उतना नुकसान उठा सकते हैं तो आप लड़ाई करेंगे, नहीं तो आप मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अमेरिका को हमला नहीं करना, तो अमेरिका ने इतना जमावड़ा जो अपने फोर्सेस का किया हुआ है अरेबियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में किया हुआ है, वो रीइंफोर्स कर रहा है हर जगह जो अपने बेसिस को, तो वो क्यों कर रहा है? तो वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो वापस चला जाएगा। वो अगर वो ईरान मान भी जाता है तो कोई ना कोई बहाना करके जो है ईरान के ऊपर हमला होगा। लेकिन कब होगा, सिर्फ क्वेश्चन उस बात का है, होगा कि नहीं होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.